हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती नियोजन के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी। जी हाँ दोस्तों, जो आदेश जारी हुआ है उसमें दोस्तों एक साइट दी गई है। उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन सी फेक यूनिवर्सिटी है और कौन सी यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट जो है मान्य होंगे। और दोस्तों, अतिथि शिक्षकों का जो एक ही सत्र वाला कन्फ्यूजन था कि एक ही सत्र में हमने डिग्री की और एक ही सत्र में पढ़ाया है हमने, तो यह कन्फ्यूजन भी दोस्तों आपका दूर हो जाएगा। और जाति प्रमाण पत्र का दोस्तों मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाऊंगा कि इस फॉर्मेट में क्या है, आपको जाति प्रमाण पत्र इस अधिकारी का होना चाहिए तभी मान्य होगा। दोस्तों, साफ साफ उसमें लिखा गया है। और दोस्तों, नाम स्पेलिंग मिस्टेक के बारे में भी दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा गया है। तो दोस्तों, और भी जो डॉक्यूमेंट्स से संबंधित आपके डाउट हैं दोस्तों, पूरे आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो आदेश दोस्तों जो कल जारी किया गया था। तो इसमें दोस्तों हम जैसे ही नीचे जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको माध्यमिक शिक्षक से और जो प्राथमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक तीनों के लिए ये दोस्तों ये आदेश जारी किया गया है। तीनों में दोस्तों यही नियम लगने वाले हैं। इसमें लिखा है प्राथमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक, दोस्तों तीनों के लिए यह जारी किया गया है। तो दोस्तों, इसमें जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आयु की गणना दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया है कि 21 वर्ष आयु होनी चाहिए, यानी कि 1/1/2001 के पश्चात जन्म लेने वाला अभ्यर्थी इसके लिए क्या है, अपात्र होगा। तो सीधा सीधा दोस्तों इसमें क्या है, 21 वर्ष आयु मांगी गई है। दोस्तों, जैसे ही आप इसमें थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो इसमें शैक्षणिक योग्यताएं अर्हताएँ दी गई हैं। तो दोस्तों, ये नियम जो अनुसूची 8 के उपनियम 3 में दोस्तों दिया गया है, वहाँ के नियम यहाँ पर दिए गए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर जो लिखा गया है कि जो स्नातक और स्नातकोत्तर शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता के संबंध में शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं के प्रमाण पत्र तथा अंकसूचियां ही मान्य की जानी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा समय समय पर फर्जी विश्वविद्यालय संस्थाओं की सूची प्रकाशित की जाती है। सुलभ संदर्भ हेतु विगत दिनों प्रसारित फर्जी फेक विश्वविद्यालय संस्थाओं की सूची निम्नलिखित साइट पर उपलब्ध है। तो दोस्तों, जैसे ही हम इस पर साइट पर गए और दोस्तों यहाँ से हमने सूची डाउनलोड की है, तो वह सूची मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं। दोस्तों, एमपी की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें फेक यूनिवर्सिटी में जिसको क्या है शामिल किया गया है। दोस्तों, इस पेज पर आपको 2021 तक की जो आदेश जारी किए गए हैं एनसीटी के द्वारा, वह आदेश 2021 तक के आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, ये आदेश है 1 मई सन 2000 का। इसमें आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली और बिहार की आपको देखने की मिलेंगी। जो दोस्तों यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं क्रमवार जाली विश्वविद्यालय सूची, तो जितने भी दोस्तों यहाँ पर नाम जो दिए गए हैं ये सिर्फ दोस्तों क्या है, फेक यूनिवर्सिटी है। इनके जो डॉक्यूमेंट है ये मान्य नहीं होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एमपी की यहाँ पर केवल एक ही जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों वो यहाँ पर शामिल हुआ है, केसरवानी विद्यापीठ जबलपुर मध्य प्रदेश। ये क्या है, फेक यूनिवर्सिटी में शामिल है दोस्तों। और एमपी की ज़्यादातर यूनिवर्सिटी यहाँ पर शामिल नहीं है। हम 2021 का लेटर भी दोस्तों देखेंगे। जैसे ही दोस्तों इस पेज पर आप सबसे लास्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी राज्यवार जाली विश्वविद्यालयों की सूची जुलाई 2022। तो दोस्तों, इसमें क्या है, एनसीटी के द्वारा जो यूजीसी के द्वारा क्या है, यहाँ पर 2022 में भी जुलाई में राज्यवार वो यूनिवर्सिटी की सूची जारी की गई है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको दिल्ली की यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएंगी। और दोस्तों, कर्नाटक में भी आपको मिल जाएगी, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ क्या है, उत्तर प्रदेश की भी मिल जाएंगी। लेकिन एमपी की यहाँ कोई भी यूनिवर्सिटी फर्जी यूनिवर्सिटी में क्या है शामिल नहीं है। एमपी की आपको 2022 में कोई भी यूनिवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन 2016 तक जो केसरवानी विद्यापीठ है वह फर्जी यूनिवर्सिटी में शामिल है दोस्तों। और हो सकता है कि अभी भी वो फर्जी यूनिवर्सिटी में शामिल हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आई होप आपका जो पॉइंट है क्लियर हो गया होगा कि कौन सी जो यूनिवर्सिटी है वह फर्जी यूनिवर्सिटी है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके डॉक्यूमेंट मान्य किए जाने हैं। दोस्तों, जैसे ही आप गूगल पर nct.government.in पर क्लिक करोगे, साइट को खोलोगे, तो यहाँ पर आपको राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा एक ऑप्शन मिलेगा मान्यता प्राप्त संस्थान। तो दोस्तों, जैसे ही आप मान्यता प्राप्त संस्थान पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों आप पश्चिमी क्षेत्रीय समिति यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक एमपी का ऑप्शन खुल जाएगा दोस्तों। राज्य बाई राज्य यहाँ पर जारी हो जाएगा। यहाँ आप एमपी पर क्लिक करोगे दोस्तों तो इस प्रकार से एक क्या है लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये नीचे
यहाँ पर दोस्तों जो लिस्ट दी गई है, जो भी यूनिवर्सिटी के नाम दिए गए हैं, इनके दोस्तों क्या है डॉक्यूमेंट मान्य किए जाने हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है, और दोस्तों इनके संबंध में इनके द्वारा जिन कॉलेज को मान्यता प्राप्त है, भले ही वो प्राइवेट कॉलेज हों या गवर्नमेंट कॉलेज हों, उनके क्या डॉक्यूमेंट मान्य होगी। जहाँ पर आप देख रहे हैं ASC कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ASC कॉलेज ऑफ एजुकेशन, एवेट एजुकेशन, और दोस्तों जितनी भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी दी गई हैं दोस्तों, इनके सभी के क्या हैं डॉक्यूमेंट मान्य होंगे। जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश, ADS कॉलेज, ADS ग्रुप ऑफ कॉलेज। तो इस प्रकार की दोस्तों आपको आप नीचे तक जाओगे तो समस्त आपको मिल जाएंगी यूनिवर्सिटी जिनके भी डॉक्यूमेंट MP में क्या है मान्य होने हैं। और दोस्तों हम बात करें NIOS की, तो दोस्तों यहाँ पर ना NIOS का फर्जी कॉलेज में नाम है और ना ही NIOS का दोस्तों जिनके दस्तावेज मान्य किए जाने हैं इनमें नाम है। तो दोस्तों इस पर अभी भी संशय है, लेकिन मेरे हिसाब से जब NCT ने गाइडलाइन जारी की है और NCT ने NIOS से DLED करवाया है तो वह भी मान्य होने वाला है वर्ग 2 और 3 में। दोस्तों आप यहाँ पर साइट पर जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जिनके डॉक्यूमेंट मान्य होने हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। और दोस्तों यहाँ पर जो आदेश में भी दिया गया है कि स्नातक, स्नातकोत्तर, शैक्षणिक तथा व्यवसायिक योग्यता के संबंध में शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं के प्रमाण पत्र अंकसूचियों को ही मान्य किया जाना है। विश्वविद्यालय की दोस्तों ये फेक वाला था, यहाँ पर दोस्तों है ये है जिनके मान्य किए जाने हैं। तो NCT द्वारा जारी की गई मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची को भी ध्यान में रखा जाना है, आवश्यक रहेगा। इसके लिए दोस्तों अब क्या है संबंधी अध्ययन सूची निम्नलिखित लिंक पर क्या है उपलब्ध कराई गई है। तो दोस्तों आप यहाँ पर जाकर क्या है इन साइट पर जाकर इनको देख सकते हैं। और जो सूची यहाँ पर जारी की गई है तो जिसको मैं आपको दिखा चुका हूँ साइट पर खोलकर, यहाँ पर आप जाकर इन जो यूनिवर्सिटी है इनको देख सकते हैं। दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो है आरक्षण के संबंध में इसमें दिया गया है दोस्तों। तो आरक्षण के संबंध में आपको बता दूं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का जो जाति प्रमाण पत्र है दोस्तों वह सिर्फ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा ही क्या है जारी होना चाहिए, जिसका कि मैं आपको फॉर्मेट दिखा दूं एक बार। दोस्तों फॉर्मेट कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों आप देख रहे हैं कि कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, दोस्तों इस प्रकार का क्या है आपकी स्थायी जाति प्रमाण पत्र पर ऐसा होना चाहिए, तभी आपका जो स्थायी जाति निवास प्रमाण पत्र हो मान्य होगा। और दोस्तों नवीनतम डिजिटल होना चाहिए, मतलब नवीनतम से मतलब है कि जो डिजिटल प्रमाण पत्र जब से बनना स्टार्ट हुए हैं वह आपकी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी की ही डेट का हो। लेकिन जो EWS के संबंध में है दोस्तों, तो EWS वालों का क्या है नवीनतम डिजिटल होना चाहिए, अभी का बना हुआ उनका EWS होना चाहिए। और दोस्तों मूल निवास की मैं बात करूं तो मूल निवास के संबंध में भी मूल निवास भी दोस्तों इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। जो कार्यालय पदावी गृहित अधिकारी लोक सेवा केंद्र, इस प्रकार का क्या है आपका स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और लोक सेवा केंद्र से आजकल बनते हैं तो सभी प्रकार का फॉर्मेट क्या है, सभी जगह फॉर्मेट एक ही प्रकार का इसी प्रकार का चलता है, और जो कि तहसीलदार द्वारा क्या है जारी होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राधिकृत अधिकारी जो कि तहसीलदार ही होता है, इनके द्वारा क्या है जारी होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा गया कि मध्य प्रदेश के स्थानीय निवास मूल निवासी का प्रमाण पत्र तहसीलदार, नायब तहसीलदार की श्रेणी एवं राजस्व अधिकारी का ही होना चाहिए। अब दोस्तों जो अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित है, तो इसमें दोस्तों लिखा गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र का GFMA पोर्टल पर देखा जा सकता है। और दोस्तों जो आदिम जनजाति कल्याण विभाग का है दोस्तों, इसमें क्या है जो ऑफलाइन का भी आदेश जारी किया गया था, तो इसमें लिखा है सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया प्रमाण पत्र होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर जो इनके संबंध में था कि अभ्यर्थियों को अभिलेखों के सत्यापन हेतु उसी जिले के चयन का निर्देश करना है जहां उनके द्वारा क्या है अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो। एक से अधिक जिलों की स्थिति में अभ्यर्थी उन्हीं में से एक जिलों का चयन कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो अतिथियों के संबंध में यहाँ पर की गई है, आप देख सकते हैं कि जिन अतिथि शिक्षकों ने जिन स्तर पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है और दोस्तों उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उस उपाधि प्राप्त की है, तो उपाधि अर्जित करने की अवधि को गणना में नहीं लिया जाएगा। इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि में न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र एवं 200 दिवस शासकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य किया गया है, तो अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थी मान्य की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, अगर आपने
एक ही सत्र में दोनों काम किए हैं कि अतिथि शिक्षक में भी पढ़ाया है और वहाँ पर आपने नियमित डिग्री भी की है, तो आपको क्या है समस्या तो नहीं होगी। लेकिन जो आपका अगर उस डिग्री को काट कर आपके 300 दिन हो रहे हैं तो आपको क्या है अतिथि का लाभ मिलेगा, नहीं तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात और यहाँ पर की गई, यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त की है और अतिथि शिक्षक के पास उन्हें 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस का अध्यापन कार्य अनुभव है, तो उसे अतिथि शिक्षक के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। उसकी अभ्यर्थिता गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में मान्य की जाएगी। तो बहुत से दोस्त घबरा रहे थे कि ऐसा ना हो कि हमें मतलब 420 में फंसा के और क्या है ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ क्या है नॉन अतिथि में आपको काउंट कर लिया जाएगा। अगर उसी सत्र में और उसी टाइम पर आपने दोनों चीज़ें की हैं तो आपको इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको क्या है अतिथि शिक्षक का अनुभव नहीं मिल सकता। अगर उस सत्र को काट कर आपके 3 वर्ष हो रहे हैं तो आपको क्या है उसका लाभ मिल जाएगा। और डबल डिग्री के संबंध में दोस्तों आदेश जारी हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर जो अगली बात कही गई है वह कही गई है सत्यापन के दौरान केवल सारभूत कारणों से ही दस्तावेज को अमान्य किया जा सकेगा। सामान्य टंकन त्रुटि वर्तमान अक्षर विन्यास के आधार पर किसी दस्तावेज को अमान्य न किया जावे। विवाह के कारण होने वाले उपनाम में होने वाले परिवर्तन के आधार पर किसी दस्तावेज को अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार परंपरा के अनुसार पिता अथवा पूर्वजों के नाम उपनाम को आधार बनाकर दस्तावेजों को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की विरोधाभासी स्थिति में वरिष्ठ कार्यालय में आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया कि जो सामान्य आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक रहती है दोस्तों, जैसे किसी का नाम क्या है दिनेश है, मान के चलो किसी का नाम, तो दिनेश की जगह उसने लास्ट में SHA लगा दिया, दिनेशा कर दिया। तो इस प्रकार का क्या है आपको कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। और जो सामान्य टंकन त्रुटि रहती है दोस्तों, इससे कभी भी क्या है आपको ब्लैक लिस्ट या होल्ड पर नहीं रखा जाता है। तो इसमें आपको अगर नाम स्पेलिंग में मिस्टेक है, आपके पिता के नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, आपको होल्ड नहीं किया जाएगा और डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। और दोस्तों जो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि दस्तावेज सत्यापन के उपरांत संबंधित सत्यापन अधिकारी अभ्यर्थी की नस्ती में एक्सेप्ट या रिजेक्ट लिखेंगे। जिन अभ्यर्थियों की नस्ती में रिजेक्ट लिखेंगे उस पर रिजेक्शन के लिए निर्धारित कारण भी लिखकर सत्यापन अधिकारी का हस्ताक्षर करेंगे। तो दोस्तों आपको जो तुरंत है क्या है एक रिसीप्ट दे दी जाएगी दोस्तों, तो उसमें आपको लिखा मिलेगा एक्सेप्ट या रिजेक्ट। अगर रिजेक्ट किया है तो किस कारण से रिजेक्ट किया है ये भी आपके क्या है उस पर दस्तावेज पर लिखा रहेगा। तो दोस्तों आपको ज़्यादातर क्या है एक्सेप्ट की ही रसीद मिलेगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो चुके हैं। तो दोस्तों ये अपडेट थी डॉक्यूमेंट से संबंधित। अगर आपके और कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं प्रत्येक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों जो आने वाली भर्ती है वर्ग 2 और 1 की, तो इसके लिए दोस्तों पेडागोजी और बाल विकास के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।